ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। जैसे सोडियम की बात आप करें तो सोडियम कैल्शियम आपका लगभग 39 के आसपास में होता है। दैट मींस सोडियम का जो एवरेज वेट निकल करके आएगा, उन्होंने एक रूल दिया, उस रूल को हम लोग टेलरिक हेलिक्स रूल के नाम से जाना। सारे गामा पधा नी सा, मिनिमा ऑफ द कर्व। Inert gas not to discovered. हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर पे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीढ़ माना जाता है। जो बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कमांड बनाना चाहते हैं उनके लिए यह चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि इस चैप्टर को समझे बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो समझ लो इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में। पीरियोडिक टेबल कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, वो तमाम प्रॉपर्टीज को हम लोग इस लेक्चर पर, इस चैप्टर पर कवर करेंगे। आज की इस लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे मोस्टली हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल नेचर में कैसे अस्तित्व बनाया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो बिना देर किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं पीरियोडिक टेबल क्या होता है। देखो, जब भी आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज करते हैं, उसको पढ़ने के बारे में सोचते हैं, आपको कोई ना कोई एक चार्ट पेपर पकड़ा देता है और उसमें पीरियोडिक टेबल बने होते हैं। और वो बंदा आपको बताता भी है कि भाई ये केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ले जा करके आप घर के दीवार पे चिपका देना, इसको बार बार आप देखते रहना, बार बार आप इसको माइंड में बनाते रहना, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस हर जगह पे होने वाला है केमिस्ट्री के बैकग्राउंड पे। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि जो पीरियोडिक टेबल आपको दिया गया उसमें आपको क्या दिखा। उसमें दिखा कि सर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है। एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है टेबुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में, बाय द हेल्प ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। भाई एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे से रिजेंबल कर रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं एक टेबुलर फॉर्म में। उसी को हम क्या बोलते हैं? तो पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में क्या क्या बातें हैं वो सारी चीज को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं पीरियोडिक टेबल का। क्या पीरियोडिक टेबल डिफिनेशन होगी? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। किसकी अरेंजमेंट है? एलिमेंट्स की अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स according to properties in such a way that the elements having similar properties are grouped together, एक साथ, है ना, together in tabular form, called periodic table। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल तो आपने देख रखे हैं, है ना। नहीं भी देखे होंगे तो आगे आपको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल आपको यह समझना है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है और ये अरेंजमेंट के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हैं और टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है। कहने का मतलब ये कि पीरियोडिक टेबल नेचर में कैसे जगह बनाया, इसकी अस्तित्व क्या है, ये कब डेवलप हुआ, कब से बनना चालू हुआ और आज कहां तक पहुंच गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
देखो ये कहानी स्टार्ट होती है 1800 से। 1800 के आसपास की बात मैं बताऊं तो उस दौरान लगभग 31 एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे। 31 एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे। और आज के समय पे बात करो 2024 पे तो अप्रोक्स 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। मतलब देखा जाए यहां से यहां तक की जर्नी में कितने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, और आज भी आने वाले दिन पर नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होते रहेंगे, तो इसमें ऐड होता रहेगा। अब सारे एलिमेंट को एक साथ कनेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज के माध्यम से और उसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल बनने की जो शुरुआत है वो 1800 से शुरू हो चुकी है। लगभग 1800 में बोल रहा हूं, 1800 से ही कहानी को शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो 1800 में जब 31 एलिमेंट्स थे ना, उस वक्त क्लासिफिकेशन करने के लिए लैबोजियर नाम के साइंटिस्ट ने आगे आए। लैबोजियर नाम के साइंटिस्ट ने आगे आए और उन्होंने उस दौरान जितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे उनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। कुछ वैसे एलिमेंट को कहा जिसके पास टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और दूसरे तरफ वैसे एलिमेंट को रखा जिसके पास टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जिसके पास ये क्षमता हो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, लूज कर सकता है, उसको लैबोजियर ने मेटल नाम दिया। और जिसके पास ये क्षमता हो, ये टेंडेंसी हो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, उसको लैबोजियर ने नॉन मेटल नाम दिया। मतलब लैबोजियर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एक होगा मेटल और दूसरे होगा नॉन मेटल। तो हम लोग सबसे पहले लैबोजियर क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, जो कि शुरुआती क्लासिफिकेशन है। लगभग ये 1800 के आसपास की कहानी हो रही है आपकी, है ना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं लैबोजियर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स into 2 categories, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था, ए नंबर को मेटल बोला गया। मेटल क्या है, द एलिमेंट्स having tendency to losing electron, जिसके पास ये टेंडेंसी हो, क्षमता हो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। जैसे सोडियम की बात आप करें तो सोडियम भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो सोडियम के पास ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, दैट मींस सोडियम क्या है, एक प्रकार का मेटल है। उसी तरीके से अगर मान लो मैं मैग्नीशियम के बारे में बात करूं तो मैग्नीशियम के पास भी टेंडेंसी है कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और Mg+2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, दैट मींस ये भी क्या हो गया, आपका मेटल हो गया। ये तो हो गया सबसे पहला क्लासिफाइड का पार्ट। दूसरा पार्ट जो था हमारे पास वो था नॉन मेटल। और नॉन मेटल ठीक क्या होगा कि मेटल का उल्टा होगा। मेटल का क्या होगा, उल्टा होगा। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता थी, लूज करने की टेंडेंसी थी, तो नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता होगी, नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, है ना। तो आप कह सकते हैं यहां पे द एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये O-2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, दैट मींस ये एक प्रकार का नॉन मेटल की तरह काम करेगा। सिमिलरली फ्लोरीन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके F- में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो लैबोजियर ने आपका क्लासिफिकेशन करके 2 पार्ट दिए, एक था मेटल और दूसरा था नॉन मेटल। लेकिन लैबोजियर ने ऑल नोन एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं किए थे, उन्होंने सिर्फ कैटेगराइज में मेटल और नॉन मेटल को रखा। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे
जिसके पास डुअल प्रॉपर्टीज थी। डुअल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब यह है कि उसके पास मेटालिक की भी प्रॉपर्टीज थी और नॉन मेटालिक की भी प्रॉपर्टीज थी, जिसकी एक्सप्लेनेशन लैबोजियर साहब ने नहीं किया है। इसीलिए लैबोजियर का एक ड्रॉबैक भी निकल करके सामने आता है, ड्रॉबैक भी निकल करके सामने आएगा। और ये ड्रॉबैक क्या है? ये ड्रॉबैक क्या है? लैबोजियर कुड नॉट एक्सप्लेन या फिर वाज नॉट एक्सप्लेन द मेटलवाइड। मेटलवाइड का कोई भी एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया है। और मेटलवाइड आप जानते हो क्या होता है? जिसके पास डुअल प्रॉपर्टीज होती है, मेटालिक की भी प्रॉपर्टीज होगी और नॉन मेटालिक की भी प्रॉपर्टीज होगी। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की भी क्षमता रखता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की भी क्षमता रखता है। तो आप कह सकते हैं एलिमेंट्स हैविंग बोथ metallic as well as non-metallic properties, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटलवाइड बोलते हैं। कुछ मेटलवाइड का नाम मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, है ना, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलेरियम, स्टैटिन ले लो एक, etc। तो ये कुछ ऐसे हैं जो मेटलवाइड के तरह काम करेंगे। तो लैबोजियर की कहानी शुरू हुई थी 1800 के आसपास में, और लैबोजियर ने एलिमेंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक था मेटल और दूसरा था नॉन मेटल। लेकिन ध्यान देना, लैबोजियर ने मेटलवाइड का एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं। ठीक है, इसको जरा आप कॉपी करो। उसके बाद कहानी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे लैबोजियर के बाद की क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रोट्स। देखो, प्रोट्स एक अलग टाइप की बात बताते हैं। अलग टाइप की बात कहने का यह मतलब है, इनका एक अलग ही मानना था। हालांकि में इनका मानना एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा था एक बात कि जितने भी उस समय एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन से बने हुए होंगे। मतलब ऑल नोन एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। यानी प्रोट्स के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो सोडियम है वो भी हाइड्रोजन से बना है, पोटेशियम है वो भी हाइड्रोजन से बना है, इनफैक्ट जो यूरेनियम है वो भी हाइड्रोजन से बना है। ये मेरा मानना नहीं है, ये किनका मानना है? प्रोट्स का मानना है। लेकिन सच्चाई ठीक इससे उल्टा है कि भाई कोई भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से कैसे बना हो सकता है? मतलब इनके अनुसार है कि लकड़ी को अगर तोड़ेंगे तो अंदर से हाइड्रोजन मिलेगा। भाई लकड़ी को तोड़ोगे तो अंदर से लकड़ी का ही ना टुकड़ा मिलेगा। गोल्ड को तोड़ेंगे तो गोल्ड के अंदर से गोल्ड ही ना मिलेगा कि गोल्ड के अंदर से हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो भाई ये अलग तरह का बात बोल रहे हैं कि भाई जितने भी एलिमेंट है वो सब हाइड्रोजन से बने हुए हैं, है ना। मतलब लकड़ी के अंदर भी हाइड्रोजन है, यूरेनियम के अंदर भी हाइड्रोजन है, पोटेशियम के अंदर भी हाइड्रोजन है। भाई पोटेशियम तोड़ो चाहे यूरेनियम तोड़ो, तोड़ोगे तो हाइड्रोजन ही मिलेगा। ये मेरा मानना नहीं था, ये प्रोट्स का मानना था। सच्चाई इससे ठीक उल्टा है कि कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से बना हुआ नहीं है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट तो हाइड्रोजन से बने हुए नहीं है। ठीक है, तो यहां पे प्रोट्स क्या बोलते हैं मैं लिख देता हूं यहां पे। अकॉर्डिंग टू प्रोट्स हाइपोथेसिस all known elements are made up of hydrogen so that atomic weight of elements is equal to n into atomic weight of hydrogen atom। ठीक है, अब सवाल का
ड्रॉबैक भी आता है। ड्रॉबैक क्या है कि सर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऐसे जो हाइड्रोजन से बने हुए नहीं होते। भाई पोटेशियम हाइड्रोजन से बना हुआ नहीं है, यूरेनियम भी आपका हाइड्रोजन से बना हुआ नहीं है, हाँ हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधी गलत हो गया कि ऑल नोन एलिमेंट्स नॉट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बने हुए नहीं होते। ठीक है, तो लैवोसियर के बाद प्रोस्ट आए, इनकी भी रूल फेल हो गई। इसके बाद कहानी का सिलसिला आगे बढ़ता है और ये पहुंचता है 1870 तक। 1800 से कहानी हम लोगों ने शुरू किया था, अब कहानी आ चुकी है 1817 तक। 1817 में एक साइंटिस्ट थे डुबरनियर। डुबरनियर ने एक रूल बनाया जिसे हम लोग ट्राइड रूल के नाम से जानते हैं। ट्राइड रूल क्या है? उन्होंने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा था। अब इसमें उसी एलिमेंट को कंसीडर किया गया था जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो इनको एक साथ एक ग्रुप में रखा, जिस ग्रुप को हम लोग ट्राइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइड कहते हैं। सिमिलरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है, तो इनको एक साथ ग्रुप में हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइड बोलते हैं। तो पहले इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं यहां पे, डुबरनियर। डुबरनियर, मैं डुबरनियर ही कहता हूं इसको, ठीक है ना। डुबरनियर फॉर्म अ ग्रुप्स ऑफ थ्री elements according to their chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे ना, केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड, जिसको हम लोग ट्राइड कहते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? ट्राइड कहते हैं। और इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि ट्राइड के अंदर में जो मिडिल वाले एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक वेट फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज वेट के बराबर होगा। मतलब लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा वो नियरली आपके सोडियम के एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। ये डुबरनियर का मानना था। सिमिलरली क्लोरीन और आयोडीन का जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा वो ब्रोमीन के एटॉमिक वेट के नियरली इक्वल होगा। ठीक है, तो डुबरनियर ने आगे क्या कहा? ही सेड दैट weight of middle element is nearly equal to the average weight या एटॉमिक वेट लिख दो, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, जैसे सोडियम का जो वेट होगा लिथियम और पोटेशियम के एवरेज वेट के नियरली इक्वल होगा। आपको पता है कि लिथियम का वेट लगभग 7 ग्राम के आसपास में होता है, पोटेशियम आपका लगभग 39 के आसपास में होता है। दैट मींस सोडियम का जो एवरेज वेट निकल करके आएगा वो कितना होगा? 7 + 39/2 सॉल्व करेंगे तो आएगा 23। ये सही है आपका। सिमिलरली आप चाहें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में सोच सकते हैं। इसको भी हम लोग ट्राइड की तरह सोच रहे हैं। तो ट्राइड में जो मिडिल वाले एलिमेंट हैं उसका एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल होगा। क्लोरीन का वेट आपको पता है 35.5 होता है और आयोडीन का वेट आपको पता है 127 होता है। नाउ अगर इसका एवरेज निकालें तो 35.5 + 127/2 सॉल्व करेंगे तो 81.5 के आसपास में आ आएगा। यानी ब्रोमीन का जो वेट होगा वो 81.5 होगा। तो ये हमने आपको डुबरनियर के बारे में बताया। तो डुबरनियर ने क्या कहा? डुबरनियर ने कहा एक ट्राइड रूल, इसके अंदर हम लोग 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएंगे
लेकिन ध्यान रहे तीनों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए। और मिडिल वाले एलिमेंट का एवरेज वेट निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इसलिए मैंने लिखा है ही सेड दैट वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, बट डोबरनियर का भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम यह था कि 1817 के दौरान जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे ना, उन सारे एलिमेंट का इस्तेमाल ट्राइड के लिए नहीं होता था। कहने का मतलब कि कुछ ही एलिमेंट का उन्होंने ट्राइड रूल बनाया, मतलब कुछ ही एलिमेंट का उन्होंने सीरीज बनाया या ट्राइड बनाया, सारे एलिमेंट का उन्होंने ट्राइड डेवलप नहीं कर पाए। क्या क्या चीजें हैं और भी ट्राइड रूल के अंदर में, या कौन कौन से एलिमेंट हम लोग ट्राइड में कंसीडर कर रहे हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो डोबरनियर ट्राइड रूल में कुछ और एलिमेंट को हम लोग ट्राइड के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, जैसे सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम। ये भी ट्राइड की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये है कि सिलेनियम का एटॉमिक वेट जो होगा वो सल्फर और टेलेरियम के एवरेज वेट के बराबर होगा। सिमिलरली आप कैल्शियम, सेरियम और बेरियम को भी सोच सकते हैं। यहां पे सेरियम का जो एटॉमिक वेट होगा कैल्शियम और बेरियम के एवरेज वेट के बराबर होगा। मतलब ये भी एज अ ट्राइड काम करेगा, ये भी एज अ ट्राइड काम करेगा। और भी ट्राइड की तरह सोच सकते हैं, स्कैंडियम, एट्रियम और लैंथनम है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल है, ये भी एज अ ट्राइड काम करेगा, ये भी एज अ ट्राइड काम करेगा, ये भी एज अ ट्राइड काम करेगा, ये भी एज अ ट्राइड काम करेगा। बट एक चीज को ध्यान देना, आप यहां से बात करो, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम या आयरन, कोबाल्ट, निकेल या फिर रुथेनियम, रदरफोर्डियम और प्लेडियम, और इसकी बात कर लें आप, ठीक है, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम की बात कर लें आप। तो ये जो है आपके पास डी ब्लॉक के मेंबर्स है, ये मोस्टली डी ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको डी ब्लॉक ट्राइड के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक ट्राइड के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसको ट्रांजिशन ट्राइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन ट्राइड भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ नॉर्मल एलिमेंट की भी इन्होंने ट्राइड बनाए थे और ट्रांजिशन एलिमेंट की भी इन्होंने ट्राइड बनाए थे। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो कोबाल्ट का जो एवरेज वेट होगा वो आयरन और निकेल के एवरेज के बराबर होगा। मतलब कह सकते हो ऐसा ही, कोबाल्ट का जो वेट होगा वो आयरन और निकेल के एवरेज वेट के बराबर होगा। सिंपल। यहां पे इरिडियम का जो वेट होगा ऑस्मियम और प्लेटिनम के एवरेज वेट के बराबर होगा। बट यहां पे कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि उस दौरान यानी 1817 के दौरान जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे, सारे एलिमेंट्स को उन्होंने ट्राइड नहीं बनाया है। हमने आपको पहले बता दिया था कि 1800 के आसपास में 31 एलिमेंट अस्तित्व में थी। तो जरा सोचो, 1817 यानी 17 साल के बाद क्या 31 ही एलिमेंट होंगे? कुछ और एलिमेंट भी तो डिस्कवर हुए होंगे। तो जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गया वैसे वैसे ट्राइड रूल बनना पॉसिबल ही नहीं हुआ। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ट्राइड रूल काम नहीं कर रहा था। तो सबसे पहला इनका ड्रॉबैक यही है, all known elements was not arranged as in ट्राइड। हर एक एलिमेंट को ट्राइड के अंदर में कंसीडर नहीं कर पाए। दूसरा क्या ड्रॉबैक रहा, जैसे जब हाइड्रोजन अकाउंट में आ गया, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसमें तो आपका ये रूल काम किया था। लेकिन जैसे आप हाइड्रोजन यहां पे कंसीडर करते हैं, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पे तो काम किया था, लेकिन हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम पे ये काम नहीं करेगा। कैसे? अगर आप लिथियम का वेट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का हो गया सर 1 ग्राम, सोडियम हो गया 23 ग्राम, बाई 2 सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 ग्राम। जबकि लिथियम का ये वेट होता ही नहीं है। लिथियम का वेट क्या होता है? तो 7 ग्राम के आसपास में होता है। तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम पर तो ये काम किया था, लेकिन जैसे हाइड्रोजन अकाउंट में आया,
अब हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम के लिए ये वर्क करना बंद कर दिया। तो यहां पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, हाइड्रोजन टेकन इन अकाउंट then ट्राइड रूल फेल्ड। ये रूल क्या हो जाता है? फेल्ड हो जाता है। देख सकते हैं आपके सामने फेल भी हो चुका है। तो ये डोबरनियर की कुछ बातें थी। तो बच्चों अब जो है हमारे पास कहानी आ रही है 1862 की। देखो अब तक जो हम लोग पढ़े उसमें एक लैबोजियर था, 1800 से शुरू हुए थे। उसके बाद फिर आए थे प्रॉट्स, उसके बाद आया डोबरनियर। डोबरनियर की कहानी 1817 तक चली है। अच्छा, 1817 के बाद डायरेक्ट आता है 1862। 1862 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डी चानकोटवाइस। डी चानकोटवाइस, जिनको जैसे प्रोनाउंसिएशन करना है करना, मैं ऐसे ही कर रहा हूं, डी चानकोटवाइस, डी चानकोटवाइस। ठीक है, तो ये 1862 पे आए थे। 1862 पे आने के बाद इन्होंने एक रूल दिया। उस रूल को हम लोग टेलरिक हेलिक्स रूल के नाम से जानते हैं। टेलरिक हेलिक्स रूल के अंदर में उन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज करना शुरू किया, और जो रिजल्ट निकल करके आए उस रिजल्ट को उन्होंने सिलेंड्रिकल टेबल में दिखाया। कहां पे? सिलेंड्रिकल टेबल में। तो यहां पे मैं लिख रखा हूं, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। किसके आधार पे? एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज करना उन्होंने शुरू किया, और जो रिजल्ट बना उसको डिस्प्ले किया गया सिलेंड्रिकल टेबल के रूप में। किस रूप में? सिलेंड्रिकल टेबल के रूप में। तो सिंपल सा फंडा है कि आपके पास जितने भी ऑल नोन एलिमेंट हैं उन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज करो, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग सिलेंड्रिकल टेबल के रूप में दिखाएंगे, जो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इसी डायग्राम को हम लोग कहते हैं टेलरिक हेलिक्स। ध्यान देना, यहां पे जो रिजल्ट है वो सिलेंड्रिकल टेबल पे दिखाई दिया जा रहा है ना। जहां पे इधर की तरफ आप देखोगे तो लोअर मास है, और जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाओगे तो मास क्या होंगे आपके? इंक्रीज होते चले जाएंगे। समझ रहे हो बात को ना। तो ये है आपका टेलरिक हेलिक्स रूल। ये रूल भी ज्यादा दिन तक चला नहीं, और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं न्यूलैंड, जिन्होंने अलग तरीके से अरेंजमेंट किया है। पहले आप इसको जरा कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग न्यूलैंड की कहानी को देखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, अब कहानी आ चुकी है 1865 पर। 1800 के बाद डोबरनियर तक चले थे 1817 तक। 1817 के बाद डायरेक्ट चला था 1862 की, और 1862 के तुरंत बाद चल रहे हैं 1865 पर। 1865 में न्यूलैंड ऑक्टेव रूल आया था। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के अनुसार एलिमेंट की अरेंजमेंट 7 म्यूजिकल वर्ड के तरह किया गया है। आपको पता है कि संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, होता है ना। जिस तरीके से संगीत में 7 सुर होते हैं, पहला सुर सा और 8वां सुर भी क्या होगा? सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा पहले नंबर पर भी है और सा 8वें नंबर पे है, दोनों रिजेंबल कर रहे हैं। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए न्यूलैंड साहब ने एक अपना रूल दिया। तो पहले हम लोग संगीत के 7 सुर लिख लेते हैं और एलिमेंट को अरेंज करते हैं। ठीक है, क्या था? सा री गा मा पा धा नी सा। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो पहला स्वर भी सा है और 8वां स्वर भी क्या है? सा है। दोनों रिजेंबल कर रहे हैं। अब एलिमेंट को अरेंज करते हैं ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, मतलब फर्स्ट
स्वर है अगर आपका लिथियम, तो इसका 8वां स्वर एक दूसरे से रिजेंबल करेगा। मतलब लिथियम की प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट से रिजेंबल करेगी जो इसके 8वें नंबर पर होंगे। जिस तरीके से संगीत के 7 सुर हैं, पहला वर्ड सा और 8वां वर्ड भी सा रिजेंबल करते हैं, उसी तरीके से प्रॉपर्टीज के अंदर में, अरेंजमेंट के अंदर में पहला एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करेगा। मतलब लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ठीक है। सिमिलरली अगर कार्बन है, कार्बन पहला एलिमेंट है, तो इसका 8वां एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टी से रिजेंबल करेगा। मतलब कार्बन 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये 8 एलिमेंट हो गया। सिमिलरली अगर मान लो आप फ्लोरीन लेके चल रहे हो, तो फ्लोरीन आपका अगर पहला एलिमेंट है, तो इसकी प्रॉपर्टीज इसके 8वें एलिमेंट से मैच करेगा आपका। ठीक। तो क्या क्या बोला गया न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग? न्यूलैंड arrange the elements in increasing order of their atomic weight. He said that properties of every 8 element is similar to the first one, just like 7 musical word. That is सारेगामा पधनीसा। ठीक है, इस तरीके से। बट यहां पे कुछ ड्रॉबैक भी है। इसकी क्या क्या ड्रॉबैक है देखिए जरा। अच्छा, ये रूल जो है ना, ये तब तक वैलिड है जब तक एलिमेंट्स के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। जैसे लिथियम और सोडियम के लिए वैलिड है, क्योंकि लिथियम और सोडियम के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। कार्बन और सिलिकॉन के लिए वैलिड है, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और सिलिकॉन का कितना हो जाएगा 14। तो सिलिकॉन और कार्बन के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। सिमिलरली फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर भी वैलिड है और यहां पर भी 8 ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। लेकिन जैसे ही आप कैल्शियम के बाद जाते हैं, तो कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत हो जाती है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 8 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के जगह पे 18 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो जाता है। कितने का? 18 इलेक्ट्रॉन का। मतलब आप लिख सकते हैं ड्रॉबैक नंबर 1 पे वैलिड अप टू कैल्शियम। क्यों? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस यहां पर हो रही है, इसलिए कैल्शियम तक वैलिड है। आफ्टर कैल्शियम दिस रूल आर इनवैलिड ड्यू टू difference of electron are 18 instead of 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन की जगह पे 18 इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस हो जाती है ना। और कैल्शियम के बाद जो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है ना आपका, तो डी ब्लॉक में 18 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डी ब्लॉक में देखोगे ना, तो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 18th एलिमेंट से मैच करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 18 हो जा रहा है। तो ध्यान से सुन लेना अच्छे से। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कैल्शियम तक की वैलिड है, क्योंकि कैल्शियम तक आपको 8 इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस होती है।
कितने की? 8 इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस होती है। लेकिन जैसे कैल्शियम के बाद देखते हैं तो कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत हो जाती है और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 8 के बजाय 18 देखने को मिल जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के जगह पे 18 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों 1865 के बाद अब कहानी आ जाती है लूथर मेयर की। मतलब न्यूलैंड के बाद लूथर मेयर साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट पे भी कुछ काम किया है और जो अरेंजमेंट उन्होंने किया है उसको उन्होंने ग्राफ में दिखाया है, एक कर्व के माध्यम से दिखाया है और ये कर्व उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में प्लॉट किए। एटॉमिक वॉल्यूम को उन्होंने वाई एक्सिस के तरफ रखा और एटॉमिक वेट को उन्होंने एक्स एक्सिस की तरफ रखा। एटॉमिक वॉल्यूम कहने का मतलब है कि मास ऑफ एटम बाय डेंसिटी ऑफ एटम, और एटॉमिक वेट तो आपको पता है कि हर एक एटम का अपना अपना वजन होता है। अब जब ये ग्राफ बना तो इस ग्राफ की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इस ग्राफ में जो सबसे टॉप वाला पॉइंट है जिसको आप मैक्सिमा कह रहे हैं, दिस इज टॉप, ये भी टॉप पॉइंट है, ये भी टॉप पॉइंट है, ये भी टॉप पॉइंट है, ये भी टॉप पॉइंट है। तो जितने भी ये टॉप पॉइंट है उस टॉप पॉइंट पे मैक्सिमम रिएक्टिव मेटल मौजूद होंगे। आपको पता है कि हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल अल्कली मेटल को बोला जाता है, तो वो आपके मैक्सिमा पॉइंट पर होंगे, यानी सबसे टॉप पॉइंट पर होंगे। तो यहां पे पहला पॉइंट बोला गया अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर प्रेजेंट, या प्लेस्ड कर दो, आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द कर्व, एट द टॉप पॉइंट ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व। कर्व में सबसे टॉप पॉइंट पर क्या मौजूद होगा? अल्कली मेटल मौजूद होगा। ठीक है, सेकंड, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कली मेटल से थोड़ा कम रिएक्टिव है वो। ठीक है, तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो मौजूद होगा जब आप टॉप पॉइंट से नीचे की तरफ आओगे। भाई टॉप पॉइंट से आप जैसे ढलते हुए आओगे ना, डिसेंडिंग पार्ट पे आओगे, तब आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल देखने को मिलेगा। यानी जब आप डिसेंडिंग पार्ट में आते हैं, जैसे यहां से आप डिसेंडिंग पार्ट में आए तो बेरिलियम आपको मिलेगा, ऊपर से आ रहे हैं आप, ये आए डिसेंडिंग पार्ट पे। फिर यहां से आप डिसेंडिंग पार्ट पर आए तो आपको मैग्नीशियम मिलेगा, फिर आप डिसेंडिंग पार्ट पर आए तो आपको कैल्शियम मिलेगा, फिर आप डिसेंडिंग पार्ट पर आए तो आपको सेरियम मिलेगा, फिर आप डिसेंडिंग पार्ट पर आए तो आपको बेरियम मिलेगा। ठीक, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल मिलेगा जब आप टॉप पॉइंट से डिसेंडिंग पार्ट की तरफ आते हो, मतलब उतरते हुए आते हो, नीचे की तरफ आते हो। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, मेटल लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेरियम और बेरियम आर प्लेस्ड एट द डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। कर्व में जब आप डिसेंडिंग पार्ट की तरफ आओगे तब जाकर के आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जब आप असेंडिंग की तरफ जाओगे, असेंडिंग कहने का मतलब है कि जब आप चढ़ना शुरू करोगे, नीचे से चढ़ते ना ऐसे, जब ये चढ़ना शुरू करोगे तब आपको हैलोजन मिलेगा। जब आप असेंड करोगे यानी कि ऊपर चढ़ोगे तब आपको हैलोजन मिलेगा। जब आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? हैलोजन मिलेगा। जब आप ऊपर चढ़ोगे तब आपको क्या मिलेगा? हैलोजन मिलेगा। मतलब जो हैलोजन्स होंगे वो असेंडिंग पार्ट पर होंगे। कहां पर होंगे? असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग किसको बोलते हैं? नीचे से ऊपर चढ़ने वाले को असेंडिंग बोलते हैं। तो नीचे से ऊपर चलोगे तो आपको हैलोजन्स नजर आएंगे। यहां पे लिखा जा रहा है हैलोजन्स
that like fluorine, chlorine, bromine, iodine are placed at the ascending part of the curve. जब कर्व में आप असेंड करोगे, ऊपर की तरफ चढ़ोगे, तब जाकर के कहीं आपको हैलोजेंस नजर आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और जो मिनिमा वाला पॉइंट होगा, मिनिमा पॉइंट कहने का मतलब जो सबसे बॉटम वाला पॉइंट है, जैसे मिनिमा पॉइंट है ना, मिनिमा पॉइंट पे आपका आमतौर पर या तो ट्रांजिशन मेटल होंगे या तो वो मेटलवाइड होगा। मेटलवाइड किसको बोलते हैं? जिसके पास डुअल प्रॉपर्टीज होती है, मेटालिक की भी प्रॉपर्टीज होगी और नॉन मेटालिक की भी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो जो मिनिमा वाला पॉइंट है, सबसे बॉटम वाला पॉइंट है, वहां पे ट्रांजिशन मेटल हो सकता है या मेटलवाइड हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्रांजिशन metals are placed at the minima of the curve। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका लूथर मेयर का, और बगल में आपको दिखाई दे रहा है लूथर मेयर का कर्व। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, जो मैक्सिमा पॉइंट होगा वहां पे अल्कली मेटल होगा, जब आप डिसेंडिंग की तरफ आओगे तब आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल मिलेगा, जब आप असेंडिंग की तरफ जाओगे तब आपको हैलोजेंस मिलेंगे, और जो मिनिमा वाला पॉइंट होगा तब वहां पे ट्रांजिशन मेटल मिलेगा। ट्रांजिशन मेटल भी हो सकता है या फिर मेटलवाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास लूथर मेयर की। तो लूथर मेयर की कहानी भी ज्यादा दिन तक चली नहीं है, जैसे लैवोजियर फ्लॉप, उसी तरीके से प्रोस्ट, उसी तरीके से आपका डुबर्नियर, उसी तरीके से टेलरिक हेलिक्स रूल, उसी तरीके से न्यूलैंड, अब लूथर मेयर। तो ये 5 चीज आपके फ्लॉप साबित हो चुके हैं। अब इसके बाद जो आएंगे वो होंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपकी जर्नी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू होती है। तो पहले इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब कहानी ले चलते हैं 1869 पर। कहानी शुरू हम लोग किए थे 1800 से, लैवोजियर से, है ना। उसके बाद फिर आया था 1817 डबर्नियर का, उसके बाद फिर आए थे टेलरिक हेलिक्स 1862 पर, उसके बाद कहानी चली थी हमारी न्यूलैंड की 1865 पर, और उसी दौरान फिर हमारा लूथर मेयर साहब भी आए थे 1865 के ही आसपास में, और अब कहानी आ चुकी है 1869 पर। 1869 पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जर्नी शुरू होती है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बच्चों हम लोग शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। अब मेंडलीव साहब ने यहां पे एक लॉ बनाए हैं, लॉ मैं लिख रहा हूं, उसके बाद समझेंगे हम लोग। ठीक है, लॉ क्या कहता है मेंडलीव? द फिजिकल एंड केमिकल properties of an elements are the periodic function of their atomic weight। मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है उसमें 2 चीज को आधार बनाया गया, एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट को और दूसरा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को। मतलब एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज को आधार मान करके मेंडलीव साहब ने पीरियोडिक टेबल की जर्नी शुरू करी है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पॉइंट को समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्या क्या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो है कि ये एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट
एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के ऊपर आश्रित है। मतलब आप कह सकते हैं इट इज बेस्ट अपॉन, बेस्ट ऑन कर दो, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर आश्रित है और एटॉमिक वेट के ऊपर आश्रित है। ये पहली कैरेक्टर हो गई। दूसरी कैरेक्टर क्या है? देखो, जब मेंडलीफ साहब ने पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू किया उस दौरान लगभग 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। हालांकि नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था जब मेंडलीफ साहब थे। मतलब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में आपको नोबेल गैस का मेंशन नहीं मिलेगा। तो यहां पे मैं पॉइंट लिख रहा हूं, एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ्स, मेंडलीफ्स। अच्छा, भी मैं लिख सकता हूं यहां पे, किसी बुक में एफ भी लिखा रहता है, मैं भी लिख रहा हूं, आप चाहो तो एफ भी लिख के चल सकते हो। मेंडलीफ या मेंडलीफ दोनों सही है। किसी बुक में एफ लिखता है और किसी बुक में भी लिखता है, ठीक है। मेंडलीफ्स, एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ्स टोटल 63 एलिमेंट्स were to be discovered। उस दौरान लगभग आपका 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी, बट नोबेल गैस जिसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं ना, नोबेल गैस या फिर इनर्ट गैस नॉट टू डिस्कवर्ड। उस वक्त नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। हालांकि टोटल 63 एलिमेंट उस वक्त खोजे जा चुके थे। कब तक? 1869 तक, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट इस दौरान मौजूद है ना, उन सारे एलिमेंट को उन्होंने एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के आधार पे सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना शुरू किया। और इस सिस्टमैटिक मैनर पे उन्होंने दो टर्म का इस्तेमाल किया, एक हॉरिजेंटल रॉ और दूसरा वर्टिकल कॉलम, ठीक है। पॉइंट में लिख रहा हूं, देखना। ही अरेंज कर दो, ठीक है। ही अरेंज्ड द all known elements in systematic manner, that is horizontal row and in vertical column, ठीक है। हॉरिजेंटल रॉ किसको बोलते हैं? जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, किधर? लेफ्ट टू राइट, तो उसको कहते हैं हॉरिजेंटल रॉ, जिसको पीरियड्स का नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? पीरियड्स। और पीरियोडिक टेबल में जब वर्टिकल कॉलम यानी टॉप टू बॉटम की बात सोचते हैं, तो उसको हम लोग ग्रुप्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ग्रुप्स। तो यहां पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, हॉरिजेंटल रॉ कॉल्ड एज पीरियड, इसको पीरियड हम लोग कहते हैं ना, विच आर 7 इन नंबर। इसकी टोटल संख्या पीरियोडिक टेबल पर कितनी मिलेंगी आपको? 7 मिलेंगे। इसको याद रखना। टोटल पीरियड्स कितने हैं आपके पास? 7 है ना। और वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स, इसको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स विच आर 8 इन नंबर, ठीक है। जैसे अगर मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखाऊं, तो हमारे पास यहां पे पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है, देख लो। यहां पे ये है आपके पास पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो,
लेफ्ट टू राइट इन द सेंस कहने का मतलब हाइड्रोजन से आप चले जाते हो हीलियम के तरफ, या लिथियम से आप चले जाते हो नियोन के तरफ, या सोडियम से आप चले जाते हो आर्गन के तरफ, या पोटेशियम से चले जाते हो क्रिप्टन के तरफ, रुबिडियम से चले जाते हो जेनन के तरफ, सीजियम से चले जाते हो रेडॉन के तरफ। मतलब आप इधर से इधर मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। तो लेफ्ट टू राइट वाले को हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल रॉ। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रॉ बोलते हैं, हॉरिजेंटल रॉ, जिसको हम लोग पीरियड्स भी नाम देते हैं। और इसकी टोटल नंबर कितनी हो जाएगी देखो तो, ये हो गया 1, ये पूरा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7। मतलब टोटल कितना है आपका? 7 है। मेंडलीफ में भी 7 टोटल पीरियड है, और ग्रुप आपका थोड़ा सा चेंज होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में। फिलहाल हम पीरियड्स के बारे में देख लेते हैं। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में भी टोटल 7 है पीरियड, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी टोटल पीरियड कितना है? 7 है। ठीक, ये पहली चीज होगी। और अगर ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं वर्टिकल कॉलम। मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओ तो इसको वर्टिकल कॉलम कहते हैं, वर्टिकल कॉलम, जिसको हम लोग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। आई होप पीरियड्स क्या है और ग्रुप्स क्या है पता चल गया। पीरियड्स को आप कहेंगे लेफ्ट टू राइट, हॉरिजेंटल रॉ, और ग्रुप्स को कहेंगे टॉप टू बॉटम, है ना, या वर्टिकल कॉलम। इसकी संख्या टोटल 8 होगी। इसको कैसे हम लोग आगे और बात करेंगे यहां पर। तो टोटल संख्या अभी मेंडलीफ में कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। इसीलिए हमने यहां पे लिख रखा है कि हॉरिजेंटल रॉ, जिसको पीरियड्स कहते हैं, 7 इन नंबर है, और वर्टिकल कॉलम, जिसको ग्रुप्स कहते हैं, उसकी संख्या कितनी है? तो 8 है। एक और पॉइंट है आपका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पर, 4th पॉइंट, ग्रुप्स। ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 7, 1 to 7, 8 नहीं, 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेकर के 7 तक, आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सबग्रुप्स, 2 सबग्रुप्स। 1 से लेकर के 7 तक या 1 से लेकर के 7 तक का जो ग्रुप है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपके पास सब ग्रुप ए, सब ग्रुप ए, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। और दूसरा होगा हमारे पास सब ग्रुप बी, सब ग्रुप बी, जिसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट हो गया सब ग्रुप ए, और ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया सब ग्रुप नंबर बी। तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को लेकर के। ठीक है ना। तो पहले जरा आप इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कॉपी करो इसको पहले। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स। आपको मैंने समझा दिया कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है क्या। अब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की कुछ कमियां भी है। कमी पहला नंबर क्या है कि मेंडलीफ ने हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बताया था कि हाइड्रोजन कहां पे मौजूद होगा। अगर कायदे से देखा जाए, आगे हम लोग देखेंगे समझेंगे कि हाइड्रोजन का लोकेशन अभी भी एक्चुअल पता नहीं है कि वो किसके साथ रहेगा। हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं कि वो ग्रुप 1 के साथ भी चिपक जाता है, ग्रुप 17 के साथ भी चिपक जाता है। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज उसकी ग्रुप 1 से मैच करती है और कुछ प्रॉपर्टीज उसकी ग्रुप 17 से मैच करती है। कुछ प्रॉपर्टीज उसकी अल्कली मेटल से मैच करती है, तो कुछ प्रॉपर्टीज उसकी हैलोजन फैमिली से मैच करती है। इसलिए मैं कहता हूं, पर्टिकुलर मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन इज अ मोस्ट छुछुंदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन इज द मोस्ट छुछुंदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कभी अल्कली मेटल से सड़ जाएगा तो कभी हैलोजन से सड़ जाएगा। तो अभी भी कायदे से देखा जाए तो हाइड्रोजन का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं कह सकते, हां, लेकिन आप हाइड्रोजन को मोस्टली अल्कली मेटल के साथ ही देखे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लेकिन मेंडलीफ के दौरान हाइड्रोजन की लोकेशन डिफाइंड नहीं थी कि हाइड्रोजन होगा कहां पे एक्चुअली में।
इसलिए पहला पॉइंट लिखा गया है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट टू डिफाइंड। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में कोई अता पता नहीं था। फिर दूसरा डिमेरिट्स है कि आइसोटॉप्स का लोकेशन कहां होगा, इसके बारे में भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं चर्चा की गई है। आइसोटॉप्स आपको पता है कि वैसी स्पीसीज जिसकी एटॉमिक नंबर तो सेम लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। आपको मैं बता रखा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर पिछले ही चैप्टर पे कि वैसी स्पीसीज जहां पे एटॉमिक नंबर सेम होंगे मास नंबर अलग होगा उसको आइसोटॉप्स बोलते हैं। लेकिन आइसोटॉप्स का लोकेशन कहां होगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इसकी भी चर्चा नहीं है। इसके बाद एक और डिमेरिट्स है जो बड़ा इंपॉर्टेंट डिमेरिट्स है, एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर या फिर इन्वर्टेड पेयर। एनोमलस पेयर या इन्वर्टेड पेयर का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लो कि एक्स है और एक वाई है, दो स्पीसीज है हमारे पास, एक्स है और एक वाई है, ठीक है। एक्स का वजन है 23 ग्राम और वाई का वजन है 25 ग्राम। 25 ग्राम। एनोमलस पेयर कहने का मतलब यह है कि वाई को हमने पहले रख दिया और एक्स को मैंने बाद में रख दिया, अगर इसके वजन के आधार पर देख रहे हैं। और नॉर्मल पेयर कहने का मतलब है कि एक्स को पहले रखे और वाई को बाद में रखे। ये हो गया नॉर्मल पेयर, ये हो गया नॉर्मल पेयर। वेट के आधार पे ये नॉर्मल पेयर है कि कम वजन वाले को पहले रख दिए, ज्यादा वजन वाले को बाद में रख दिए। लेकिन अगर पेयर ऐसा हो जाए कि ज्यादा वजन वाले को पहले रख दिए और कम वजन वाले को बाद में रख दिए, तो इसी पेयर को हम क्या बोलते हैं, एनोमलस पेयर बोलते हैं, जिसको इन्वर्टेड पेयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहां पर भी वही बात बोली गई कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे ना जिसका वजन कम था, बावजूद इसको बाद में रखा गया जिसकी वजन ज्यादा थी। जैसे मैंने भी एग्जांपल के आधार पर बताया कि आमतौर पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कायदे से एक्स को पहले होना था और वाई को बाद में होना था, नॉर्मल तो यही होते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आए जहां पे वाई आगे हो गया और एक्स बाद में हो गया, मतलब हेवियर वाले पहले लिखा गए और लाइटर वाले बाद में लिखा गया। इसी पेयर को हम क्या बोलते हैं, एनोमलस पेयर बोलते हैं। तो यहां पे डीमेरिट्स हमने लिख रखे हैं एक और, आप देखो जरा कि सम एलिमेंट्स विथ हायर एटॉमिक वेट वेयर प्लेस्ड बिफोर लोअर एटॉमिक वेट इन ऑर्डर टू मेंटेन द सिमिलर केमिकल नेचर। और ऐसा इसलिए किया गया ना, वाई को पहले और एक्स को बाद में इसलिए रखा गया ताकि उसकी केमिकल नेचर को मिलाया जा सके, सिमिलर बनाया जा सके, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोमलस पेयर बोलते हैं। और ऐसे ऐसे केस आपको कहां पे देखने को मिले, तो आर्गन पोटेशियम के साथ देखने को मिले, कोबाल्ट निकेल के साथ देखने को मिले, टेलेरियम आयोडीन के साथ देखने को मिले। तो ये कुछ ऐसे हैं जिसको हम लोग एनोमलस पेयर या इन्वर्टेड पेयर के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको एनोमलस पेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और डिमेरिट्स थी मेंडलीव की, कि जैसे अगर मान लो कि ये एक्स है और ये वाई है, आपका एक्स है और वाई है, ठीक है, एक्स है और वाई है। मैं अगर कह रहा हूं कि एक्स सेब खाता है, ठीक है, और ये भी सेब खाता है, दोनों एप्पल खा रहे हैं, ये भी एप्पल खा रहे हैं, ये भी एप्पल खा रहे हैं, तो कायदे से दोनों के पास प्रॉपर्टी एक जैसी है। अगर प्रॉपर्टी एक जैसी है तो इसको एक साथ रखेंगे तब ना अच्छा होगा। हाँ भाई, ये भी सेब खा रहा है, ये भी सेब खा रहा है, भाई प्रॉपर्टी एक जैसी है तो इसको एक साथ रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो एक एक्स था और एक वाई था, अगर मैं ऐसा बोलता कि ये सेब खाता है और ये आपका केला खाता है, एक सेब खाता है, केला खाता है, तो क्या इसको एक साथ रख सकते हैं? नहीं, इसको सेब वाले कैटेगरी पे रखना होगा, इसको केला वाले कैटेगरी पे रखना पड़ेगा, है ना। तो सेम सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को भी कहीं कहीं अलग अलग जगह पर रख दिया गया था। यह भी एक डीमेरिट्स था मेंडलीव का। इसलिए मैं फोर्थ पॉइंट लिखा हूं कि लाइक एलिमेंट, लाइक कहने का मतलब एक जैसा एलिमेंट, लाइक एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन टू ग्रुप। जैसे आप प्लैटिनम और गोल्ड के केस में दोनों की प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी है, लेकिन प्लैटिनम को अलग ग्रुप में रखा गया और गोल्ड को अलग ग्रुप में रखा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। एक बार आप पूरे डीमेरिट्स को अच्छे से देख लो। सबसे पहला डीमेरिट था कि हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइन नहीं थी। फिर उसके बाद आइसोटॉप्स की पोजीशन डिफाइन नहीं थी। उसके बाद
कुछ एनोमलस पेयर देखने को मिले थे। एनोमलस पेयर में लोअर एटॉमिक वेट वाले को बाद में रखा गया हायर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट से। फिर एक मैंने आपको बताया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के बावजूद भी कुछ एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप पे रखा गया। और भी कुछ डिमेरिट्स है, जैसे नोबेल गैस डिस्कवरी चूंकि नहीं हुए थे तो नोबेल गैस की तो पोजीशन वैसे भी पता नहीं चलेगी, है ना। तो ये बेसिकली आपका कुछ इंपॉर्टेंट डिमेरिट्स है। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग इसकी मेरिट्स की चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास पढ़ना है मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। देखो मेरिट्स तो सबसे पहला यही है कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल या मेंडलीफ पहले ऐसे साइंटिस्ट रहे, पहले ऐसे विचारधारक रहे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में लगभग अप्रॉक्स 63 एलिमेंट को अरेंज किया। इससे पहले जो हमने कहानी में आपको बताया, किसी ने 10 को अरेंज किया, किसी ने 12 को अरेंज किया, लेकिन पहले बार मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में अप्रॉक्स 63 एलिमेंट को अरेंज किया। हाँ कुछ कुछ डिमेरिट्स थे लेकिन फिर भी अरेंज किया। अब 63 एलिमेंट को एक साथ अरेंज करने का मतलब समझ में आता है कि भाई उसको स्टडी करने में काफी आसानी होगी। स्टडी करने में आसानी होगी, जैसे कि लिथियम को सोडियम के साथ रख दिया, भाई स्टडी करने में आसानी हो गई कि लिथियम की प्रॉपर्टी जैसी है सोडियम की वैसी होगी। समझ रहे बात को। तो ये पहला मेरिट्स मिला आपका। दूसरा मेरिट्स ये था कि जो एलिमेंट का वेट मिसिंग लग रहा था, जैसे मान लेते हैं कि एक एलिमेंट जिसका वजन 51 है और एक एलिमेंट है जिसका वजन है 53 मान लेते हैं। तो भाई 51 और 53 के बीच में पक्की तौर पे तो 52 होनी चाहिए ना। जैसे 51 मान लेते हैं, एक्स का वेट था 51 और जेड का वेट था 53, तो पक्की तौर पे आने वाले समय पर एक एलिमेंट ऐसा डेवलप होगा, एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी वजन 52 के बराबर हो। और ये डिस्कवर करने के लिए उन्होंने यहां पे खाली जगह छोड़ दिया कि भाई ये खाली जगह छोड़ देते हैं कि आने वाले समय पे अगर कोई साइंटिस्ट ऐसे रहे जिन्होंने 52 एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट की डिस्कवरी करे तो उसको यहां पे रखा जा सके। और इस गैप को उन्होंने एक्का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एक्का। तो यहां एक और मेरिट्स बना कि यहां जो गैप छूटा, गैप छूटने के वजह से साइंटिस्ट के अंदर ये होड़ लग गई कि भाई जल्दी से एक और एलिमेंट को डिस्कवर करके यहां पे फिट बैठाओ ताकि नाम अच्छा मिल जाए मुझे। नाम क्या मिल जाए? अच्छा मिल जाए। भाई जो जल्दी खोज लेगा 52 को पटक देगा यहां पे, तो नाम हो गया ना कि फलानवा सिंह ने इसको रख दिया यहां पे। ठीक है, तो कुछ गैप भी उन्होंने रखा यहां, ये इसकी मेरिट्स थी, जिससे ये फायदा हुआ कि आने वाले समय पे साइंटिस्ट ने जो एलिमेंट डिस्कवर किए उसको आसानी से बैठा सके वहां पे। ठीक है, तो यहां पे दो मेरिट्स है, आप देख लो क्या क्या मेरिट्स है। जैसे सबसे पहला मेरिट्स मैंने लिख रखे हैं, ही गेव एन एलाबोरेट एंड कंप्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ब्रॉड रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने वही बोला कि 63 एलिमेंट के आसपास उन्होंने अरेंज किया। ये पहली बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, दूसरा क्या था? ही ब्रॉडली लेफ्ट सम गैप। उन्होंने कहीं कहीं खाली जगह छोड़ा, जैसे भी 51 और 53 के बीच में मैंने खाली जगह छोड़ा था, जिससे ये बात समझ में आता कि आने वाले समय पे यहां पे कुछ एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं जिसकी वेट 52 के आसपास में होगी, जो मैंने एग्जांपल दिया था यहां पे। तो लिखा हूं, ही ब्रॉडली लेफ्ट सम गैप इन डिस्कवर्ड एलिमेंट, इट लीड टू डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स। जैसे एक्का बोरोन, बोरोन की जगह खाली जगह छोड़ा गया था, एक्का बोरोन नाम दिया गया था। एक्का कब बोलते हैं? जब कोई खाली जगह छोड़े जाते हैं। कल का एक्का बोरोन आज का स्कैंडियम है, आज का स्कैंडियम है। कल का एक्का सिलिकॉन आज का जर्मेनियम है, आज का जर्मेनियम है। कल का एक्का एल्युमिनियम आज का गैलियम है। ठीक है,
तो एक्का कब बोला गया? गैप के लिए, जो गैप छोड़ा गया था उसी को एक्का बोला गया। तो एक्का बोरोन याद रखना, स्कैंडियम आज का, एक्का सिलिकॉन आज का जर्मेनियम, एक्का एल्युमिनियम आज का गैलियम। तो ये है आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट मेरिट्स। ठीक है, इसको फटाक से कॉपी करो। चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको पढ़ाया हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। काफी ब्लंडर क्लास होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो आज के लेक्चर को अच्छे से देखो, कवर करो और इसे जल्दी से नोट करके माइंड को शार्प करके माइंड में अच्छे से बैठा करके मिलो अगले लेक्चर पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। लेक्चर अगर मिस करोगे तो समझो पीरियोडिक टेबल की कहानी आप मिस कर जाओगे। तो आज के लेक्चर को फिलहाल यहीं पे हम लोग रोकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और इसे अपने फ्रेंड तक तो शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।